दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ ईएसआईसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ टिकी कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूलें और इसके अलावा एक काम करें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो की अप्रोच करवा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के एमसीक्यू की स्टडी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। An elderly client with anemia has a positive ceiling test. The nurse knows that the client's anemia is due to। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, एक एल्डरली क्लाइंट है और उस मरीज को एनीमिया हुआ है और उसमें पॉजिटिव सीलिंग टेस्ट है। सीलिंग टेस्ट है वो क्या हो गया है, पॉजिटिव आ गया है। आप एज ए नर्स ये जानते हैं कि मरीज में जो एनीमिया है उसका कारण है, क्या कारण है। पेशेंट है, एल्डरली क्लाइंट है, एनीमिया मरीज को हुआ है, आपने सीलिंग टेस्ट किया था और सीलिंग टेस्ट मरीज का क्या आ गया, पॉजिटिव। तो जब सीलिंग टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो मरीज में एनीमिया होने का क्या कारण है। फर्स्ट है क्रोनिकली लो आयरन स्टोर, सेकंड है अबनॉर्मल शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल, थर्ड है लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड लास्ट है शॉर्टन्ड लाइफ स्पान ऑफ द रेड ब्लड सेल। चार ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। मरीज को एनीमिया है, सीलिंग टेस्ट पॉजिटिव आया है, एनीमिया होने का कारण यहां पे पूछा है, कौन सा कारण है एनीमिया होने का, सीलिंग टेस्ट पॉजिटिव है, एनीमिया होने का कारण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एनीमिया अगर किसी मरीज को है और आप सीलिंग टेस्ट करते हो और वो अगर पॉजिटिव आता है तो ये एनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। और उस एनीमिया को हम नाम देते हैं पर्निशियस एनीमिया। उस एनीमिया को हम क्या नाम देते हैं, पर्निशियस एनीमिया। अब ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाला पर्निशियस एनीमिया है, ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाला पर्निशियस एनीमिया है, उसमें विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, उस B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए स्टोमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर जब स्टोमक की सेल सिक्रेट करेगी तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो मरीज को पर्निशियस एनीमिया नहीं होगा। अब जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की लैकिंग है, डेफिशिएंसी है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो उससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और जिसकी वजह से मरीज को एनीमिया हो जाएगा। इसको पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। इस पर्निशियस एनीमिया को, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाले एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है। इसको डायग्नोस करने के लिए सीलिंग टेस्ट किया जाता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया होता है पर्निशियस एनीमिया। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर देखने को मिलेगा, है ना, स्टोर फॉर्म में आयरन का लो होना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ऑप्शन बी जो है रेड ब्लड सेल के शेप का अबनॉर्मल होना सिकल सेल एनीमिया के अंदर काउंट होगा। और ऑप्शन डी जो है वो कुलीज एनीमिया के अंदर काउंट होगा जिसमें आरबीसी का लाइफ स्पान शॉर्टन हो जाता है। तो ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया पर्निशियस एनीमिया कहलाता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is cleaning up a blood spill that occurred during removal of a chest tube. The nurse should clean the blood spill using। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एज ए नर्स आप जो है स्पिलिंग मैनेजमेंट कर रहे हो, वहां पे ब्लड स्पिल हो गया है। जब आप चेस्ट ट्यूब रिमूव कर रहे थे तो मरीज का ब्लड स्पिल हो गया, तो ब्लड स्पिल वाले कंटेंट को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करोगे। ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वीक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सोप एंड वाटर। कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं स्पिलिंग मैनेजमेंट के दौरान। अगर ब्लड की स्पिलिंग हो गई है फ्लोर के ऊपर तो उसको मैनेज करने के लिए यूज आने वाला सॉल्यूशन कौन सा रहता है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। यूनिवर्सल प्रिकॉशन के अकॉर्डिंग ब्लड स्पिलेज जो है उसको किससे क्लीन करते हैं, किससे क्लीन करते हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल खोटा जवाब है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो खोटा जवाब है, ये जवाब नहीं हो सकता। सी खोटा जवाब है। सोप एंड वाटर से स्पिल मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ब्लड स्पिलिंग हुई है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से स्पिल मैनेजमेंट नहीं करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सोप एंड वाटर जो है वो ब्लड स्पिलिंग के मैनेजमेंट के अंदर काम में नहीं आते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। हम यूज करते हैं वीक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ब्लड स्पिलेज। वीक सॉल्यूशन ऑफ ब्लीच वहां पे काम में लिया जाता है। ये जो ब्लीच होता है इसको डाइल्यूट करके काम में लिया जाता है। ये जो ब्लीच होता है उसका एक पार्ट लेते हैं और 10 पार्ट पानी लेते हैं, है ना। 1 पार्ट ब्लीच और 10 पार्ट 1 पार्ट ब्लीच, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बोल सकते हैं आप ब्लीच को, और 10 पार्ट वाटर, इनको मिला के सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है और फिर स्पिल का मैनेजमेंट किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ACOD तीनों ही खोटे जवाब है। ACOD तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। A 5-month-old admitted with gastroenteritis is managed with IV fluid and is to be NPO. 5 महीने का बच्चा गैस्ट्रोएंट्राइटिस लेके भर्ती हुआ है। आईवी फ्लूइड से हम मैनेजमेंट करते हैं और उसको एनपीओ रख दिया हमने, है ना। मरीज को मैनेज किया जा रहा है इंट्रावेनस फ्लूइड के साथ में, और जो बच्चा है वो एनपीओ है, नील पर ओरल है। कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो प्रोवाइड करेगा मोस्ट कंफर्ट फॉर द 5-month-old हु इज एनपीओ, है ना। सब कौन सा आप इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे जो कि उस बच्चे के लिए कंफर्ट होगा 5 महीने के बच्चे के लिए, है ना, जो कि नील पर ओरल है। फर्स्ट है ऑफरिंग ए पेसिफायर, सेकंड है सिटिंग नेक्स्ट टू द क्रिब, थर्ड है प्रोवाइडिंग ए मोबाइल, और लास्ट है सिंगिंग ए लुलाबाई। फटाफट से जवाब लिखिएगा। 5 महीने का बच्चा, गैस्ट्रोएंटाइटिस का मैनेजमेंट कर रहे हो आप, इंट्रावेनस फ्लूइड के साथ में आप मैनेजमेंट कर रहे हो, नील पर ओरल बच्चे को रख रखा है। अब उस बच्चे के लिए कंफर्ट, मोस्ट कंफर्ट चीज क्या करेंगे? जवाब लिखिएगा। मोस्ट कंफर्ट चीज, 5 महीना उम्र है, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, एनपीओ कर रखा है आपने, मोस्ट कंफर्ट चीज। बहुत बढ़िया। देखिएगा इस बच्चे के ओरल ग्रेटिफिकेशन के लिए, है ना, साइको सोशल और सेक्सुअल डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं कि इस बच्चे का ओरल ग्रेटिफिकेशन अगर आप कराना चाहते हो तो ओरल ग्रेटिफिकेशन के लिए उस बच्चे को ऑफर करेंगे पैसिफायर। उस बच्चे को क्या ऑफर करेंगे? पैसिफायर। और पैसिफायर से बच्चे को ओरल ग्रेटिफिकेशन होगा और उसमें कंफर्टनेस डेवलप होगी। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ओरल ग्रेटिफिकेशन के लिए पैसिफायर ऑफर करना सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन वहां पे रहेगा। ए इज द करेक्ट वन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। When we reviewing the pre-operative checklist for a client schedule for a cholecystectomy, एक मरीज को क्या शेड्यूल हुआ है? कोलिसिस्टेक्टमी शेड्यूल हुआ है, और प्री ऑप चेकलिस्ट जो है वो आप वहां पे रिव्यू कर रहे हैं। कौन सा आइटम नहीं होता है रिक्वायरमेंट का प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर ना? एक मरीज है जिसकी कोलिसिस्टेक्टमी नाम की सर्जरी होनी है, वो शेड्यूल हुई है। प्री ऑप चेकलिस्ट के अंदर आप कुछ चीजें रिव्यू कर रहे हो, तो कौन सी चीज जो होती है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर? हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, मोस्ट रिसेंट वाइटल साइन, फिजिशियंस सिग्नेचर, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सा आइटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर? फटाफट से जवाब लिखिएगा। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट आप लगा रहे हो रिव्यू करने के लिए, और सर्जरी कहीं की हो रही है? कोलिसिस्टेक्टमी की। तो कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट प्री ऑप चेकलिस्ट में नहीं होती है? हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, मोस्ट रिसेंट वाइटल साइन, फिजिशियंस सिग्नेचर, या प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया। देखिएगा कंसेप्ट बहुत क्लियर है। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर एलर्जी हमें देखनी होती है, किसी भी एंटीबायोटिक या जो एनेस्थेटिक एजेंट है उससे एलर्जी चेक करते हैं, इसलिए ये तो जवाब नहीं होगा। मोस्ट रिसेंट वाइटल्स चाहिए होते हैं प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर कि मरीज का करंट स्टेटस क्या है वाइटल्स का, और प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन भी वहां पे देते हैं, तो ये तो जवाब नहीं बन सकते। ए बी ओ डी। तो पीछे क्या बचा है? सी। और सी में क्या लिखा हुआ है? फिजिशियन सिग्नेचर। प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के अंदर फिजिशियन के सिग्नेचर को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं होती है, तो सी यहां पे खोटा जवाब है। ए बी ओ डी तीनों ही करेक्ट आंसर है। सी बिल्कुल गलत है, सी आंसर नहीं बनेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। सी खोटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। करना क्या है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, टाइप करना है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। इस लोगों के साथ में आपको एक 5 स्टार रेटिंग वाला ऐप मिलेगा। 5 स्टार रेटिंग कहां से आई, आप ही लोगों का प्यार, आप ही लोगों का स्नेह है जो इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग पे लेके आ रहा है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नाम से ये ऐप है, प्ले स्टोर पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के डिफरेंट टाइप के फीचर आप लोगों के सामने बहुत जल्द होंगे। वहां पे आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल वहां पे रहेगी। तो आपको एक काम जल्दी से करना है, ऐप पे जाइए, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट टाइप करिए, प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए और ऐप को क्या कर दीजिए, इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के अलावा ऐप जो है उसको रेटिंग करना बिल्कुल ना भूले। इंस्टॉल करने के अलावा ऐप को रेटिंग करना बिल्कुल ना भूले, ये काम आपको करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज शुरू हो चुकी है। 2 दिन का डेमो क्लास खत्म हो चुका है और एक बहुत ही स्नेह भरा रेस्पॉन्स सभी लोगों का रहा है। उसके लिए नोवल टीम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है और तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती है। जो लोग ऑफलाइन कोचिंग शुरू कर चुके हैं उनका नोवल टीम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, और जो लोग अभी तक नहीं रीच आउट कर पाए जल्दी से रीच आउट कर दीजिए। आना कहां है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो ज्वाइन कर लीजिए और रंग जाइए नोवल के रंग। एन अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट टू सक्सेस, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट जहां पे आपको सिलेक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव और स्टडी प्रोवाइड की जाती है। तो 2 चीजें आपको यहां पे करनी है, नोवल का ऐप और नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज की रीच आउट। इवनिंग बैच अभी चल रहा है, 2:30 बजे से 5:30 बजे का टाइम है, 2:30 बजे से 5:30 बजे का टाइम है। आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक बेहतरीन भविष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When we plan a picnic for a small group of clients from the psychiatric unit, all of the clients are taking chlorpromazine. The nursing staff should take extra measures too. आप साइकेट्रिक मरीजों के साथ में, साइकेट्रिक यूनिट के साथ में एक पिकनिक का प्लान कर रहे हैं। सारे मरीज जो पिकनिक पे जा रहे हैं वो सीपीजेड दवाई ले रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक्स्ट्रा मेजर्स आप काम में लेंगे जब मरीज को सीपीजेड दवाई चल रही है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, सारे मरीजों को सीपीजेड चल रहा है, एक्स्ट्रा मेजर्स पूछे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम द सन एक्सपोजर, सेकंड है एलिमिनेट ए चीज फ्रॉम द मेनू, थर्ड है लिमिट द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक बाय द क्लाइंट, और लास्ट है अवॉइड चॉकलेट डेजर्ट्स एंड ट्रीट ऑन द मैन। फटाफट से जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन। क्लोरप्रोमाजिन दवाई सीपीजेड, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है सीपीजेड। सीपीजेड दवाई जो होती है, जो भी मरीज लेता है उसको एक तो ईपीएस होने की संभावना होती है। क्या होने की संभावना होती है, ईपीएस। और दूसरा मरीज में क्या होती है, फोटो सेंसिटिविटी। बहुत अच्छे, फोटो सेंसिटिविटी, ये 2 प्रॉब्लम इस मरीज के साथ में रहती है। और जिनको फोटो मतलब लाइट से सेंसिटिविटी है, उन मरीजों को लाइट में एक्सपोज नहीं होने देना है, उससे प्रोटेक्ट करना है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सन एक्सपोजर से पेशेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फोटो सेंसिटिविटी यहां पे रहती है तो लाइट से मरीज को प्रोटेक्ट करके रखना है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एज थिक चॉकलेट को एलिमिनेट करने से यहां फायदा नहीं है। मोनोएमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो ड्रग्स है उसको देने से पहले इन चीजों को एलिमिनेट करना होता है। तो ये यहाँ पे गलत आंसर हो गया। और फ्लूइड के इंटेक को लिमिट यहाँ पे नहीं करना होता है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रोटेक्ट द क्लाइंट फ्रॉम सन एक्सपोजर, क्योंकि यहाँ पे ये दवाई फोटो सेंसिटिविटी करेगी तो सन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When a nurse is caring for a client following a pneumonectomy, which nursing intervention will help to prevent an embolus? मरीज को न्यूमोनेक्टमी हुआ है, न्यूमोनेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ लंग, है ना, लंग्स को रिमूव करना न्यूमोनेक्टमी कहलाता है। तो आपने पेशेंट को न्यूमोनेक्टमी किया है, न्यूमोनेक्टमी के बाद में मरीज में एम्बोलस फॉर्मेशन होने की संभावना है। तो एम्बोलस को प्रिवेंट करने के लिए क्या एक्शन काम में लिए जाएंगे, एम्बोलस को प्रिवेंट करने के लिए क्या एक्शन काम में लिए जाएंगे। न्यूमोनेक्टमी के बाद में मरीज को एम्बोलस होने की संभावना है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला ऑप्शन है एनकरेज द क्लाइंट टू यूज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर, सेकंड है एडमिनिस्ट्रिंग थ्रोम्बोलाइटिक मेडिकेशन, थर्ड है टेलिंग द क्लाइंट टू टर्न कॉफ एंड ब्रीथ डीपली, लास्ट है एम्बुलेटिंग द क्लाइंट एज सून एज पॉसिबल। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। करेक्ट आंसर है डी। किसी भी सर्जरी के बाद में जितना जल्दी पॉसिबल हो सके मरीज को अगर एम्बुलेट करेंगे तो उसके अंदर एम्बुलस को होने से प्रिवेंट किया जा सकता है। ये इंटरवेंशन मदद करेगा प्रिवेंशन ऑफ द एम्बुलस। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम्बुलेट करे क्लाइंट को एज सून एज पॉसिबल, जिससे एम्बुलस जो है वो प्रॉब्लम ना करे और वो जो एम्बुलस जो है वो प्रिवेंट हो सके, वो बने ही ना और कहीं ना कहीं ये दिक्कत ना करें। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। एम्बुलेशन जल्दी करना इफेक्टिव रहेगा जिस मरीज में एम्बुलस बनने की संभावना रहती है। तो डी इज द करेक्ट वन। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड belladonna and opium, B and O, suppositories for a client following a prostatectomy. The nurse recognized that the medication will. प्रोस्टेक्टमी के बाद में मरीज को बेलाडोना और ओपियोइड जो है वो सपोजिटरीज वहां पे दी गई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये जो मेडिकेशन है ये किस में मदद करेगी? फर्स्ट है हेल्प इन रिलीव पेन ड्यू टू द ब्लड स्पाज्म, सेकंड है इंप्रूव द यूरिनरी आउटपुट, थर्ड है रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग और लास्ट है ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग। सपोजिटरी बेलाडोना एंड ओपियम सपोजिटरी, प्रोस्टेक्टमी मरीज की हुई है, ये दी जा रही है। क्या रीजन है इसको देने का? क्या रीजन है इसको देने का? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। क्या रीजन है इसको देने का? बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। बेलोडोना और ओपियम जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव मरीज को प्रोस्टेक्टमी के बाद में देने का एकमात्र रीजन, ओपियोइड जो होते हैं वो एनाल्जेसिक होते हैं, तो एकमात्र रीजन है हेल्प टू रिलीव पेन ड्यू टू द ब्लड स्पाज्म। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है और मैक्सिमम लोगों ने ठीक से पहचाना है। बहुत ही शानदार, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो पेन को रिलीव करने के लिए, ब्लड के स्पाज्म को कम करने के लिए ये दोनों दिए जाते हैं। ये यूरिन आउटपुट को इंप्रूव नहीं करते हैं, स्वेलिंग को रिड्यूस नहीं करते हैं और नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट नहीं करते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर हैज बीन लेफ्ट फॉर ए क्लाइंट विद एन अबो नी एम्पुटेशन। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर जो है वो वहां पे दिए गए हैं और किसके लिए दिए गए हैं? अबव नी एम्पुटेशन के लिए पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर वहां पे छोड़े गए हैं। द ऑर्डर इंक्लूड रेपिंग द स्टंप विद एन इलास्टिक बैंडेज। ऑर्डर के अंदर जो लिम्ब है उसको इलास्टिक बैंडेज से, स्टंप जो है उसको इलास्टिक बैंडेज से रेप कर दिया गया है वहां पे। The nurse knows that the primary reason for wrapping the stump with an elastic bandage, इलास्टिक बैंडेज से हम जो स्टंप है उसको रेप क्यों कर रहे हैं, ये सवाल ने पूछा है। सिंपल सा है कि एक पेशेंट है, उसका जो है नी, अबव नी वहां पे एम्पुटेशन किया गया है ना। अबव नी जो है वहां पे क्या किया गया है? एम्पुटेशन। एम्पुटेशन के बाद में जो पार्ट है पीछे बचा हुआ जो एरिया है जो स्टंप कहलाता है, एम्पुटेशन के बाद में जो पीछे बचता है उसको स्टंप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टंप। इस सिस्टम को इलास्टिक बैंडेज से क्या कर दिया गया? रेप कर दिया गया। इलास्टिक बैंडेज से क्या कर दिया? रेप कर दिया। तो इलास्टिक बैंडेज से स्टम को रेप करने का रीजन क्या है? सवाल ये पूछ रहा है, रीजन क्या है? ब्लीडिंग को डिक्रीज करने के लिए, स्टम को श्रिंक करने के लिए, फैंटम पेन को प्रिवेंट करने के लिए और प्रिवेंट सीइंग द एरिया को दिखने से, देखने से बचाने के लिए। क्या रीजन है? प्राइमरी रीजन क्या है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। अबव नी एम्पुटेशन, नी एम्पुटेशन वाले एरिया को रेप, स्टम को रेप करते हैं, ऐसा क्यों? प्राइमरी रीजन, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। प्राइमरी रीजन होता है रेप करने का श्रिंक द स्टम, टू प्रिवेंट श्रिंक द स्टम। जो स्टम है उसको श्रिंक होने से प्रिवेंट करने के लिए, है ना, इलास्टिक बैंडेज अप्लाई की जाती है टू श्रिंक द स्टम। स्टम को श्रिंक करने के लिए इलास्टिक बैंडेज काम में लिया जाता है ना, ताकि जो है जो प्रोस्थेटिक डिवाइस है वो आराम से एप्लीकेशन उसका हो सके। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है
है ना, उसको श्रिंक करने का पर्पज होता है, स्टम्प को श्रिंक करने का पर्पज होता है, इसलिए उसको रेप कर दिया जाता है। ए इनकरेक्ट है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ द इलास्टिक बैंडेज जो है वो कभी भी जो है अगर आपने अप्लाई किया तो उससे कभी भी ब्लीडिंग डिक्रीज नहीं होती है। फैंटम पेन को ये प्रिवेंट नहीं कर सकती, इलास्टिक बैंडेज जो है वो फैंटम पेन को प्रिवेंट करने में काम नहीं आती है। और इलास्टिक बैंडेज जो है वो कभी भी जो है एरिया को दिखने से रोकने के लिए काम में नहीं ली जाती है, ये ट्रांसपेरेंट सीट होती है, एरिया फिर भी दिखता है। तो ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्टम्प को श्रिंक करने का प्राइमरी पर्पज होता है इलास्टिक बैंडेज का। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, when a client with polycythemia vera is admitted for a phlebotomy, assessment of the client with polycythemia vera reveals, मरीज को polycythemia vera है। polycythemia vera जो है वो एक्सेसिव नंबर ऑफ आरबीसी की वजह से होने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है polycythemia vera। और उस polycythemia vera वाले मरीज के अंदर जब हम असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या चीज आपको वहां पे मिलेगी? रेड सोर टंग, फैटिग एंड पैरास्थीसिया, रबी कंप्लेशन, डिस्टिया एंड प्रूराइटस, वेलर थिन स्पून सेप, fingernails and pica, nocturnal dyspnea, rails and weight gain. Which is the correct one? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, आई एम जस्ट वेटिंग। पॉलीसाइथेमिया वीरा के सिम्टम, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। पॉलीसाइथेमिया वीरा के सिम्टम जो रहते हैं वो है रड्डी कॉम्प्लिशन, डिस्निया एंड फ्रूराइटस। बहुत बढ़िया, रड्डी कॉम्प्लेशन, डिस्निया एंड प्रूराइटस, ये असेसमेंट के अंदर रिवील होंगे पॉलीसाइथेमिया वीरा वाले मरीज के अंदर। समझ रहे हो बात को, है ना? स्प्लिनोमेगली हो जाता है वहां पे, हेडेक होता है, फैटिग होता है, डिस्निया, एंजाइना, प्रूराइटिस, ये सब चीजें होती है। आंसर ए जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? रेड सोर टंग, फैटिग एंड पैरास्थीसिया, तो इसका संबंध जो है वो इससे नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, पेलर थिन स्पून से फिंगरनेल एंड पाइका, ये भी खोटा जवाब है क्योंकि ये नहीं बन सकता। और ऑप्शन डी भी खोटा है, नॉक्चुरनल डिस्निया, रेल एंड वेट गेन जो है वो पॉलीसाइथेमिया वीरा के साइन नहीं होते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा, रबी कॉम्प्लेशन, डिस्निया एंड प्रूराइटस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, ऐप दिखेगा इस कलर का आपको, 5 स्टार रेटिंग वाला ये ऐप ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा। करना क्या है? ऐप को इंस्टॉल करना है, रेटिंग देनी है और रिव्यू ऐप के अंदर जरूर लिखना है। ये 3 काम आपको करने हैं क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाली है। तो जुड़ जाइए नोवल के संग ऑफ ऑनलाइन स्टडी के साथ। फ्री ऑनलाइन ऐप वहां पे इंस्टॉल कर दीजिए और उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में इंतजार करिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का जो नोवल आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन के फ्री डेमो क्लास के बाद में फुली क्वालिटेटिव क्लासेज के साथ में शुरू हो रहा है ये बैच। 6 मंथ का ड्यूरेशन है। नॉर्सेट और ईएसआईसी के पैटर्न पे क्वालिटेटिव स्टडी यहाँ पे करवाई जा रही है ताकि एग्जाम में आप करेक्ट कर सके। आप लोगों से गुजारिश है कि आपने अगर डेमो क्लास अटेंड नहीं किया है तो जल्दी से पहुंच जाइए, कहां पे? लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर, और जुड़ जाइए नोबल के संग और एक बेहतरीन क्वालिटेटिव स्टडी यहां से करना शुरू करिए ताकि हम एक फ्यूचर के अंदर एक एग्जाम को क्रैक कर सके जो हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी सफलता, हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। तो बस इसी बेहतरीन थॉट के साथ में आज का ये एमसीक्यू सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे दोबारा एक नई एनर्जी के साथ में। आप लोगों से गुजारिश, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, नोवल का ऐप इंस्टॉल कर दीजिए और ऑफलाइन क्लासरूम से जल्दी से जुड़ जाइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बनो, स्वार्थी ना बनो, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं तो आप नोवल के संग है। मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।